हेलो एवरीवन, अभी क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों को सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। जनाब, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये चैप्टर आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा ध्यान लगा के देख लेते हो, एक ही बार देख लेते हो, कम से कम तुम्हारा ये चैप्टर A to Z क्लियर हो रहा होगा, दिलो दिमाग में सेट हो रहा होगा, तो तुम्हारा इस चैप्टर से तो एटलीस्ट एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो चलिए भाई चालू करते हैं विद फुल जोश। किस बात का इंतजार है भाई? लाइक करो वीडियो को, नया रहो तो सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। दो वर्ड आते हैं, हेरिडिटी और एवोल्यूशन से तो अब हमारा कोई ताल्लुक है नहीं, वो खत्म, टाटा बाय बाय गया, अब हमें उससे कोई वास्ता नहीं रखना है। हमारा भैया मेन टॉपिक है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में भैया दो वर्ड आते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आज इसको खत्म करते हैं पढ़ाई के मजे स्टाइल में, तुमको समझ आ जाएगा, एकदम जो होता है चमक जाएगा। तो अब मैंने ऊपर एक लाइन लिख रखी है भैया, क्या लाइन है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। भैया ये लाइन आपसे क्या कह रही है? अगर तुम इस लाइन का मतलब नहीं समझे तो आओ समझाएं उसको रामलाल। मैं कहता हूं ये मेरे पास में दो पेरेंट्स हैं, फादर है, उसके पास में ये कुछ इस टाइप की ट्रेट है, यानी मैं ट्रेट कह रहा हूं, कोई जीन है, कोई जो होता है उसके पास में ऐसा सेल है, समझ लो अभी के लिए ये उसके पास में ऐसा सेल है, ये ब्लैक कलर का, और आपकी मदर के पास में कुछ ऐसा सेल है। तो अब होगा क्या जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, यानी कि अगर मान लो आपके मम्मी पापा हैं और आप हो, तो अगर आप आए तो आपके मम्मी पापा में से ये दो जीन ट्रांसफर हुए, ये दो जीन यहां से यहां ट्रांसफर हुए। तो अब हुआ क्या? ये जो जीन का ट्रांसफर हुआ आपके पेरेंट से आपके अंदर, इसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। और ये जिस प्रोसेस से आए, यानी कि पहले गैमीट बने होंगे, अरे पिछला चैप्टर पढ़े हो, रिप्रोडक्शन पढ़े हो, हाँ सर पढ़े हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं गैमीट। ये गैमीट के प्रोसेस से ट्रांसफर हुए, गैमीट बने, फिर जो होता है रिकॉम्बिनेशन हुआ, जब रिकॉम्बिनेशन हुआ फिर आपका जाइगोट बना, फिर जाइगोट डिवाइड करा, फिर बहुत लंबी कहानी है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जिस प्रोसेस से आपके पेरेंट्स में से गैमीट आपके अंदर आ रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। अब मान लो ये मैं कहता हूं, अब हाँ भैया ये सारी चीजें तो हो गई बढ़िया तरीके से। अब मैं कहता हूं मान लो ये ट्रेट जो होता है, ये मान लो टॉलनेस का है, तो ये क्या है? ये टॉल का ट्रेट है, ये टॉल का ट्रेट है। और मान लो ये क्या है? ये है ब्लैक आई का ट्रेट। ये क्या है? ब्लैक आई का ट्रेट है, BE लिख के दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है? ये ब्लैक आई का ट्रेट है। तो अब हुआ क्या? आपने ये दो ट्रेट अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करे, मम्मी पापा से आपके अंदर आए, मम्मी पापा से आए, तो ये ट्रेट क्या कहलाएंगे? ये ट्रेट कहलाएंगे इनहेरिटेड ट्रेट। ये क्या कहलाएंगे? इनहेरिटेड ट्रेट। समझ आया या नहीं आया? अगर समझ आया है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। क्या है जनाब? फिर से एक बार बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल शांति से मैं इस चैप्टर को बहुत प्यार से समझाने वाला हूं। क्या है? आपके मम्मी पापा में से आपके अंदर कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, आपके मम्मी पापा में से आपके अंदर कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, वो कहलाता है हेरिडिटी। वो कैरेक्टर्स जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। और वो कैरेक्टर अगर आपके अंदर आते हैं, आपके अंदर दिखते हैं, तो वो कहलाती है इनहेरिटेड ट्रेट। हाँ सर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन वाली इसमें बात ही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस पेज पे दिखी हुई मिलेंगी, जैसे कि इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि ब्लैक आई, ब्राउन आई, रेड आई, ठीक है, आई कलर हो गया, और हाइट हो गई, और ईयर लोब्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखो यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट से ये समझ लिया है कि भैया इनहेरिटेंस क्या होते हैं और हेरिडिटी क्या होती है। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ सर, एकदम क्लियर हो गई है। और ये जो प्रोसेस है, इसको हम जिस पढ़ाई में पढ़ते हैं, इसकी जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम लोग सर जी क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। सही है सर? हाँ सर सही है, एकदम बढ़िया। अब सर बात आती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। भैया ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस तुम्हें पता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स, यानी कि जो प्रोसेस से कैरेक्टर्स आपके मम्मी पापा में से आपके अंदर ट्रांसफर हुए, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। अब ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, इसको मेंडल ने स्टडी किया था।
इसको मेंडल ने स्टडी किया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया, मेंडल ने कब स्टडी किया था? मेंडल ने जो होता है 1856 से 1863 तक इसको स्टडी किया है। और किस पे स्टडी किया था इन्होंने? जो होता है इसको पी प्लांट पे स्टडी किया था। पी प्लांट को हम लोग साइंटिफिक नेम में पाइसम सटाइवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? पाइसम सटाइवम। अगर तुम लिख के आ जाते हो भाई साहब, एग्जामिनर जो होता है एकदम बौखले आ जाएगा कि भैया लॉन्डे बहुत आता है, ठीक है। तो जॉर्ज मेंडल ने ये स्टडी कब चालू करी थी? 1856 से, और 7 साल तक इन्होंने जो होता है ये स्टडी की है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किस पे स्टडी की थी भैया? पी प्लांट पे स्टडी की थी, और इसको हम कहते हैं PISUM, पाइसम, SATIVUM, पाइसम सटाइवम पे स्टडी की थी, और इसको हम कहते हैं पी प्लांट। सही है सर। लेकिन एक काम था, लेकिन एक बात थी कि मेंडल को अपनी जो काम था उनका, जो उन्होंने ये स्टडी करी थी 7 साल, बहुत लंबा टाइम होता है, 7 साल तक उन्होंने ये जो स्टडी की थी, जब उन्होंने पब्लिश की तो उनकी इस स्टडी को जो होता है इतना मतलब एक्सपोजर नहीं मिल पाया, उनकी ये स्टडी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। पर 1900 में उनका ये काम रीडिस्कवर हुआ। 1900 में उनका ये काम रीडिस्कवर हुआ बाय 3 साइंटिस्ट, जिनका पहला नाम है कार्ल कॉरेंस, दूसरा एच वॉन टेस्मा, तीसरा डी वरीज। इन 3 साइंटिस्टों ने उनका काम जो होता है रीडिस्कवर किया। हाँ सर, रीडिस्कवर करा। अब मेंडल ने जो होता है कुछ, जैसे कि आपको बताया जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल ने नहीं दिए थे, मेंडल ने इनका प्रोसेस दिया था। हाँ भैया, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, मेंडल ने ये बताया था। मेंडल ने ये नहीं कहा था हाँ ये लॉ होते हैं। ये लॉ क्या है? ये पूरे लॉ जो होता है ये मेंडल की स्टडी है भैया। पर ये लॉ बनाए किसने? अगर मेंडल ने, आप कह रहे हो भैया बनाए नहीं है, तो ये लॉ बनाए किसने? ये लॉ जो होता है कार्ल कॉरेंस ने फॉर्मुलेट करे थे, जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से। चलो, अब बात ये आती है कि भैया मेंडल कोई सा भी प्लांट ले सकता था, कोई सा भी, मतलब मान लो वो सेब का प्लांट ले लेता, मान लो वो जो होता है आम का प्लांट ले लेता, मान लो वो केले का प्लांट ले लेता, लेकिन उसने पी प्लांट क्यों चुना? पी प्लांट ही क्यों? अरे भैया और कोई, या इस दुनिया में सारे प्लांट मारे गए थे क्या? नहीं, तब भी उसने पी प्लांट ही क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद हैं। भैया अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल के बात करता हूं मैं, तुम्हारे स्कूल में कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा ही क्या होंगे? बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होंगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। और कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा ही लंबे होंगे, बहुत ज़्यादा ही लंबे होंगे। तो ह्यूमंस में क्या है? ह्यूमंस में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। मान लो कोई ये छोटा है लेकिन ताकतवर है, कोई लंबा है लेकिन सूखा पाका है, जैसे कि मान लो रामलाल, ठीक है। तो वो जो होता है ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। कोई है जिसकी आंख जो होता है नीली है, कोई है जिसकी आंख जो होता है वो लाल है, बहुत कम देखने को मिलती है, कोई है जिसकी आंख भूरी है। तो ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और प्लांट में, पी प्लांट के पास में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, जैसे कि उसकी हाइट, उसका फ्लावर का कलर, उसकी सीड का कलर और सीड का शेप, ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स से। और भी बहुत सारे हैं, तुमको अभी नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि पॉट शेप और जो होता है पॉट का कलर, पॉट की पोजीशन, ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, ये 12th में पढ़ना है जाके। अब पी प्लांट क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन करता है। भैया ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? अरे पिछले चैप्टर में पढ़ा नहीं है रिप्रोडक्शन में। मतलब अगर ये मान लो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास में एक प्लांट है, मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे पास में ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, और ये जो होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे लगा हुआ, और इसका ये जो होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। हाँ भैया, अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन जाता है और यहीं इसी प्लांट पे, सेम प्लांट पे ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पे सीड बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता था। और जो होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी
आसानी से कराया जा सकता था। भैया अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता था तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते थे? क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे कराते थे, क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे कराते थे, बड़ा ही सिंपल था कि भैया देखो ये दूसरा पी प्लांट है, मान लो ये दूसरा पी प्लांट है, ठीक है, हाँ सर ये दूसरा पी प्लांट है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, यूट्यूब पे तुमको नहीं मिलने वाली है ऐसी जेनेटिक्स, ठीक है। अब क्या करो, मेंडल क्या करते थे? मेंडल करते थे कि इससे जो होता है पॉलिन ग्रेन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, एक्सट्रैक्ट कर लिए, मेरे ढेर सारे पॉलिन एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इनको जो होता है यहाँ पे अगर फीमेल पार्ट है, यहाँ पे अगर मान लो मैं कह दूँ यहाँ पे अगर फीमेल पार्ट है तो इस पर ट्रांसफर कर दिए, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। बहुत आसानी से आप इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन था, यानी कि 1 साल के अंदर आप पी प्लांट की कई जनरेशन, मान लो 4 से लेके 5 जनरेशंस को आप इनकी देख सकते थे 1 साल के अंदर, और बहुत आसानी से कहीं भी उग जाते थे। इसलिए मेंडल्स ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, इसको हम लोग कहते हैं मेंडल्स पी प्लांट। क्यों करा, ये सारे रीजंस आपके सामने हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा भी दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मेंडल ने आखिरकार भैया असल में करा क्या था? असल में उसका एक्सपेरिमेंट था क्या? उसने क्या करा, उसने सारी प्योर लाइन वैरायटी ली प्लांट की। भैया अब ये प्योर लाइन वैरायटी क्या होती है? यानी कि जिसमें एक ही टाइप के जीन मौजूद हों, जिसमें कोई अलग टाइप के जीन ना मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो होता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहता हूँ भैया, मान लो ये टी और ये टी, भैया ये टी क्या है? मैंने कहा यार ये कोई जीन है, मैंने कहा ये कोई जीन है। मान लो ये टी यानी कि सेम है, कैपिटल टी। मान लो ये एक दूसरा प्लांट है जिसके अंदर जीन है स्मॉल टी। इनको हम लोग कहते हैं प्योर, और इसको हम जेनेटिक्स की भाषा में, कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है, होमो लिख देता हूं मैं माउस से लिख रहा हूं तो इसलिए तुम्हारी थोड़ी राइटिंग खराब हो सकती है। तो ये कहलाती हैं प्योर लाइन वैरायटी। अब भैया अनप्योर किसको कहते हैं, यानी हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं? आप पढ़ तो लिए होंगे अब तक चैप्टर, ठीक है, तो लेकिन समझ में आया नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अब आज समझते हैं कि जो होता है हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं। मान लो मेरे पास में एक ये पी प्लांट का सेल है, इसके अंदर जो होता है जीन है, एक है कैपिटल टी और एक है इसके पास में स्मॉल टी। अरे भैया यहाँ पे तो दोनों कैपिटल टी थे, लेकिन यहाँ पे तो जो होता है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी यहाँ पे अलग अलग जीन है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनप्योर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनप्योर। और हम लोग इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं भैया? हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये देखो, ये है होमोजाइगस और ये है हेट्रोजाइगस। ये देखो, ये अलग अलग जीन वाले ये है हेट्रोजाइगस। तो मेंडल ने क्या करा? मेंडल ने प्योर लाइन वैरायटी ली प्लांट की, यानी कि जिसमें जो होता है सिर्फ एक ही टाइप के जीन मौजूद हो, एक ही टाइप के जीन, यानी कि मान लो अगर ऑल कैपिटल जीन है तो सारे ही कैपिटल जीन हो या तो सारे ही स्मॉल जीन हो। उन्होंने उसको क्रॉस कराया। ये देखो, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, तो इन्होंने इसको क्रॉस कराया। तो क्या हुआ? इनको जो पहली जनरेशन मिली, पहली जनरेशन को हम लोग कहते हैं फीलियल 1 जनरेशन और F1 जनरेशन, ठीक है। इनको जो पहली जनरेशन मिली वो इनको हाइब्रिड मिली। हाइब्रिड कैसे? कि इन्होंने कहा अरे भैया अब तुम इस टाइम समझ रहे हो ये टी करके, लेकिन मेंडल के टाइम ये टी कुछ नहीं था। मेंडल ने इसको कहा था फैक्टर्स। मेंडल ने क्या कहा था इसको? मेंडल ने कहा था फैक्टर। मेंडल को कैसे भैया पता चला कि जो होता है ये प्योर लाइन वैरायटी है या अनप्योर? मेंडल ने ये कहा यार, मेंडल ने कहा कुछ तो ऐसा होता है जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। भैया वो क्या होता है? वो होते हैं, मेंडल ने उनको नाम दिया था फैक्टर्स। ठीक है, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। बाद में कार्ल कॉरेंस ने उनको जो होता है पूरा एक लॉ के फॉर्म में
लेके आए आपके सामने। तो आज आप पढ़ रहे हो टी, ठीक है। तो ये मत समझना कि मेंडल के ही टाइम था ये, नहीं, ये बाद में आया है, समझो। अब जो होता है, मेंडल ने ये प्योर लाइन पेरेंट्स को क्रॉस कराया। जब इनको आपस में क्रॉस कराया तो इनको पहली जनरेशन हाइब्रिड मिल गई। हाइब्रिड में सारे टॉल आए। हाइब्रिड में देख लो भैया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही है एनसीईआरटी कि मेंडल ने टॉल और डॉर्फ को पहले उसमें क्रॉस कराया, तो उनको जो जनरेशन मिली, ये कौन सी जनरेशन है भैया, ये है आपकी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे प्लांट उनको टॉल मिले, सारे के सारे टॉल मिले, यानी टॉल थे लेकिन हाइब्रिड थे। लेकिन क्या थे भैया, लेकिन हाइब्रिड थे। हाँ सर, हाइब्रिड थे। ओके चलो, तो उनको पहली जनरेशन में सारे जो होता है उनको प्लांट टॉल मिल गए। अब उन्होंने इनकी सेल्फिंग करा दी। अब भैया सेल्फिंग क्या होती है, भैया सेल्फिंग क्या होती है, भैया सेल्फिंग क्या होती है, तो देखो ये पहला प्लांट है, ठीक है, ये पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, मान लो ये दूसरा प्लांट है। अब ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं, यानी F1 जनरेशन के हैं, यानी इनके पेरेंट्स सेम हैं। तो फिर क्या करा मेंडल ने करा, इसमें से पॉलन निकाले, इसमें से पॉलन निकाले और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। तो ये कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, ये कहलाती है आपकी सेल्फिंग। समझ आया? हाँ सर समझ आया। अब जब मेंडल ने इनकी सेल्फिंग कराई तो इनको F2 हाइब्रिड तो मिली, लेकिन क्या हुआ, उसमें 3 टॉल आए और एक डॉर्फ आ गया। यार मेंडल को बड़ा अजीब लगा। मेंडल ने कहा ये कैसे हुआ, ये ड्वार्फ कैसे आ गया, अरे भैया ये ड्वार्फ कैसे आया, मेंडल ने ये सोचा। तो मेंडल ने एक बात नोटिस करी, क्या भैया, कि अगर मैं प्योर लाइन वैरायटी के पेरेंट्स को क्रॉस कराता हूं तो F1 जनरेशन में मुझे 100% का रेशियो मिलता है और F2 जनरेशन में वही रेशियो 75:25 का हो जाता है, ठीक है, यानी कि 75% टॉल, 25% डॉर्फ, ठीक है। तो अब मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला, उस पे चलते हैं। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि देखो क्या देखो भैया, देखो भैया, हम पहली जनरेशन में, यहाँ देखना, यहाँ मैं लेजर पॉइंटर निकालता हूँ, यहाँ तो मैं दिखाना, ये देखो, हमने जब पेरेंट्स को क्रॉस कराया था तो उसमें से एक पेरेंट छोटा था, एक पेरेंट ड्वार्फ था। हाँ सर, एक पेरेंट ड्वार्फ था। तो मेंडल ने कहा देखो, ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर था, ये जो प्लांट का ड्वार्फ कैरेक्टर था कि ये प्लांट छोटा है हाइट में, ये पहली जनरेशन यानी F1 जनरेशन में नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? ये कैरेक्टर अगर नहीं दिखा इसका मतलब ये नहीं था क्या? नहीं सर, था। ये जो होता है हाइड हो गया था F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में ये शो नहीं हुआ और बाद में जाके जब इसका फिर से क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में ये कैरेक्टर फिर से सामने आ गया, फिर से हमें एक प्लांट डॉर्फ मिला। तो मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो डॉर्फ ट्रेट है वो भी कैरी हुई थी, लेकिन F1 जनरेशन में ये देखो, ये इस टाइप का क्रॉस है, ठीक है, ये देखो, ये F1 जनरेशन में वो हिडन हो गई थी, F1 जनरेशन में वो हाइड हो गई थी। क्या हो गई थी? डॉर्फ वाली जो ट्रेड थी वो F1 जनरेशन में नहीं शो हुई। लेकिन जब जो होता है, हमने इनकी फिर से सेल्फिंग कराई, जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो वो ट्रेड फिर से हमारे सामने आ गई, F2 जनरेशन में वो ट्रेड फिर से शो हो गई। तो मेंडल का ये कहना था कि जो भी चीज है, उस टाइम मेंडल को नहीं पता था कि क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, उस टाइम मेंडल को पता था कि फैक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो मेंडल ने कहा यार जो भी चीज है वो ट्रांसफर होती है और डिस्क्रीट यूनिट में ट्रांसफर होती है, यानी कि पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है और वो या तो हाइड हो जाती है या तो शो करती है अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ी ज्यादा हाई हैवी बातें हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने कहा यार मेरे पास में मान लो एक ये फैक्टर है, एक ये क्रोमोसोम है, मैं फैक्टर नहीं कह रहा हूं, मैं एक क्रोमोसोम कह रहा हूं, एक ये क्रोमोसोम है, एक कलर बदलते हैं, और मेरे पास में एक इस टाइप का क्रोमोसोम है, ठीक है, मेरे पास में एक इस टाइप का क्रोमोसोम है। और अब जो होता है ये क्रोमोसोम अगर दूसरी जनरेशन में जाता है तो होगा क्या? तो भैया होगा ये कि या तो ये वाला मैं कह रहा हूँ स्मॉल टी क्रोमोसोम है, ये वाला क्या है? स्मॉल टी क्रोमोसोम है। तो मैं कह रहा हूँ ये अगर किसी दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो 2 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन क्या है? ये वाला जो क्रोमोसोम है, स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम अपने आप को शो करेगा,
अपने आप को शो करेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन क्या आएगी, अगर ये कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम या तो अपने आप को हाइड कर लेगा, ठीक है, हाइड कर लेगा। तो मेंडल ने कहा अगर ये अपने आप को हाइड कर रहा है इसका मतलब क्या ये प्रेजेंट नहीं है? हाँ सर ये प्रेजेंट है, देख लो साफ साफ, ये देखो ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है। हाँ सर बिल्कुल प्रेजेंट है। ओके, तो मेंडल का यही कहना था, मेंडल का कहना था कि जो भी चीज़ ट्रांसफर होती है वो या तो अपने आप को शो कर लेती है या तो अपने आप को हाइड कर लेती है। समझ आ गया? हाँ सर ये समझ आ गया। तो यहीं से निकल के आया कॉन्सेप्ट डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का। अब मैं जो होता है पीछे फिर से चलता हूं। क्या सर? क्या अगर ये अपने आप को शो करती है, अगर ये अपने आप को शो कर लेती है, पहली बात तो थोड़ा स्वच्छता अभियान पे ध्यान देते हैं, इन सबको साफ करते हैं, इन सबको साफ करते हैं। अगर ये अपने आप को शो करती है, यानी मान लो ये वाली ट्रेट जो होता है ये स्मॉल टी की ट्रेट है, अगर ये अपने आप को शो करती है तो ये कहलाएगी डोमिनेंट ट्रेट, ये कहलाएगी डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। ओके, ये कहलाएगी डोमिनेंट ट्रेट। अगर ये अपने आप को हाइड कर लेती है तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। अब भैया कोई ट्रेट डोमिनेंट और कोई ट्रेट रिसेसिव क्यों होती है? क्यों, किस लिए? ये किसी कोई टीचर नहीं बताएगा यार, इसलिए कह रहा हूँ लाइक मारो वीडियो को, और जो होता है अगर नए आ रहे हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो भैया, ऐसी पढ़ाई तुमको नहीं मिलने वाली कहीं। भैया कोई भी ट्रेट डोमिनेंट रिसेसिव क्यों, किस लिए होती है? इसलिए होती है कि अगर वो प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद ना करे तो उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। भैया ये प्रोटीन फॉर्मेशन से क्या होता है? अबे अगर तुम्हारी लंबाई ज्यादा है तो मतलब तुम्हारे अंदर लंबाई वाला प्रोटीन बन रहा है, अगर तुम्हारी लंबाई कम है इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो प्रोटीन नहीं बना। तो अगर तुम्हारे अंदर वो प्रोटीन बन गया यानी कि तुम्हारी जो ट्रेट है उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा, यानी कि वो ट्रेट डोमिनेंट हो गई। उसने प्रोटीन बना दिया, तुम लंबे हो गए, तुम 7.5 फीट के हो गए। अगर उसने प्रोटीन नहीं बनाया, मालूम दिया, तुम 1 फीट के ही रह गए। तो ये होती हैं डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। समझ आ गया होगा एकदम बढ़िया तरीके से। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के, जैसे कि ये देखो, ये है रिसेसिव ट्रेट, यानी कि अगर ईयरलोब अटैच हो जाए, अगर ईयरलोब, कुछ लोगों का होता है ये, अगर ईयरलोब जो होता है अटैच हो तो उसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट, ये एक रिसेसिव ट्रेट है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनती है, अगर ईयरलोब वाली प्रोटीन नहीं बनती है तो ऐसा होता है। भैया कैसा होता है? ईयरलोब अटैच हो जाता है। अब समझ आया प्रोटीन फॉर्मेशन? हाँ सर एकदम समझ में आ गया कि अगर इसकी प्रोटीन ना बने कि ईयरलोब को ऐसे करके अलग कर देना है तो ये अटैच हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। अगर इसकी प्रोटीन बन गई तो ये अलग हो जाएगा, फ्री ईयरलोब कहते हैं इसको। तो ये है आपकी डोमिनेंट ट्रेट। ओके, डोमिनेंट में आपके आई का कलर जो होता है नॉर्मल होता है। अगर ये इसकी कलर की प्रोटीन ना बने तो आई का कलर ब्लू हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। ठीक है सर, फिर ईयरलोब्स, ये सारे पॉइंट आपके हो गए। अब भैया होता क्या है यार, अगर जो होता है रिसेसिव ट्रेट कब आती है, रिसेसिव ट्रेट कब शो करती है? रिसेसिव ट्रेट तब शो करती है, ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट कब शो करती है कि अगर मान लो मेरे पास में 2 इस टाइप के जीन है, 2 इस टाइप के जीन है, एक जो होता है ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, फिर एक ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, ये 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये 2 पेरेंट्स हैं। तो होगा क्या यार, अगर तुम्हें रिसेसिव प्लांट चाहिए, यानी तुम्हें अगर ड्वार्फ चाहिए है, तो अगर ड्वार्फ तभी बनेगा जब इन दोनों पेरेंट्स में से कोई एक टाइप की ट्रेट आए, यानी कि प्योर ट्रेट आए। प्योर ट्रेट होनी चाहिए। कभी भी हाइब्रिड में जो होता है आपको रिसेसिव ट्रेट नहीं मिलेगी, कभी जिंदगी में हाइब्रिड में तुमको रिसेसिव ट्रेट नहीं मिलेगी। भैया ये हाइब्रिड किसको कह रहे हो? अरे मेरे मुन्ना, अरे रामलाल, इसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, अभी ऊपर सिखाया है, और इसको हम लोग प्योर कहते हैं। तो हमेशा तुमको जो होता है रिसेसिव ट्रेट हमेशा तुमको प्योर में मिलेगी, कभी हाइब्रिड में नहीं मिल सकती। ये देखो, हमेशा अगर तुम्हारा प्योर है तभी तुमको रिसेसिव ट्रेट मिलने के चांस हैं, नहीं तो नहीं है। समझ आया नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये स्लाइड होती हुई आपकी कंप्लीट। आहा सर जी, क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये क्या है? इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया ये 23 पेयर 46 क्रोमोसोम क्या है, क्या चक्कर है? पढ़ाई मजा स्टाइल में इसको ख़त्म करते हैं। देखो, तुम्हारी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड है,
भैया ये डिप्लॉयड क्या है, मतलब समझ नहीं आया। यानी कि तुम्हारे एक सेल के अंदर तुम्हारे क्या है, एक सेल के अंदर आपके पास में 46 क्रोमोसोम है। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स यानी ये कुछ डीएनए के पार्ट समझ लो अभी के लिए, अगली साल तुमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यानी कि एक सेल के अंदर आपके 46 क्रोमोसोम है, यानी 46 डीएनए है। अब भैया ये 23 पेयर क्या है, मतलब ये जो होता है इस टाइप का होता है, इस टाइप के ऐसे ये एक क्रोमोसोम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 क्रोमोसोम। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है भैया 1 क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ सर ये ठीक है। तो ये 1 क्रोमोसोम है। अच्छा तुमको हैप्लॉइड डिप्लॉइड का पूरा एकदम फंडा ही क्लियर करते हैं भैया। कैसे करते हैं फंडा क्लियर, इसको रोको, तुम्हारा पूरा हैप्लॉइड डिप्लॉइड का फंडा ही क्लियर करते हैं, एकदम बढ़िया वाला तुम्हारा फंडा क्लियर करते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड का, एकदम बढ़िया तरीके से। आज के बाद तुमको हैप्लॉइड डिप्लॉइड में ही कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर जिंदगी भर दुखी रहोगे कि उस दिन हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ लेते। सुनो ज़रा ध्यान से, अरे यार कहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ तो ये सब हो गया, ये भी हो गया। ओके हैप्लॉइड डिप्लॉइड पे चलते हैं। हाँ ये रहा हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो चलो अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पे चलते हैं सर जी। हैप्लॉइड डिप्लॉइड हम किसको कहेंगे, एकदम सफ़ेद स्लाइड पे समझाते हैं एकदम मस्त तरीके से। आपका ये ह्यूमन का सेल है, कहाँ गया भैया, हाँ तो मान लो ये ह्यूमन का एक सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है। ये अगर डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैसा दिखेगा भैया, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा। ये एक क्रोमोसोम कहलाएगा। देखो बना रहा हूँ अभी, आई मत, ये क्रोमोसोम नहीं है, ये इसका एक जो होता है लाइन है, ठीक है। इसको क्रोमेटिड कहते हैं, अगली साल समझोगे। तो अगर डिप्लॉइड कंडीशन है तुमको क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम लोग कहेंगे 1 क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, अरे माउस भैया काम कर जाओ यार। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 1 क्रोमोसोम। रुक जाओ, हाँ इसको हम लोग कहेंगे 1 क्रोमोसोम, ठीक है। यानी इसमें 1 क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या मतलब तुम ऐसे समझ लो, इसमें 2 जीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं भैया, इसमें होते हैं, अरे यार माउस भैया काम कर जाओ यार सही से ढंग से। हाँ इसमें 2 जीन होते हैं, इसमें 2 जीन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, मतलब उसमें कितने पेयर हैं, उसमें ऐसे कितने पेयर हैं भैया, कहोगे 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि उसमें जो होता है 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। अगर ऐसा क्रोमोसोम है तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर 2 जीन हैं एक क्रोमोसोम में अगर 2 जीन हैं तो इसको हम लोग कहेंगे डिप्लॉइड कंडीशन। इसको हम लोग कहेंगे डिप्लॉइड कंडीशन। समझ आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है। अब होता क्या है, अगर गैमीट फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, तो ये इस तरीके से टूट जाते हैं, यानी ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, ऐसे करके अलग अलग हो जाती हैं। अरे भैया माउस भैया नहीं काम कर रहे हैं यार, माउस भी धोखा दे जाता है। ये चीज़ अलग अलग हो जाती है, ये देखो ये चीज़ दोनों जो होता है ये अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। माउस भैया काम कर जाओ, हाँ तो ये क्या होते हैं, ये चीज़ सेपरेट आउट हो जाती है अलग अलग एकदम। तो ये जो कंडीशन है, अगर मैं कहूँ अब जो होता है किसी सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, ये कब होता है भैया। अच्छा एक और बात, ये अलग अलग कब होते हैं, ये होते हैं आपकी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। कब भैया, ये होते हैं गैमीट्स में ये अलग अलग होते हैं। तो गैमीट्स में क्या होता है, गैमीट का अगर मैं एक सेल का अंदर अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के वो प्रेजेंट होंगे, यानी सिंगल। अब इनकी जिंदगी में डबल नहीं है, अब ये सिंगल हो गए। तो गैमीट्स में वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं, जब गैमीट्स को अगर दिखाओगे तो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखेगा, खाली सिंगल उसमें जो होता है जीन होगा, उसमें 2 जीन नहीं होंगे। इस कंडीशन को भैया कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं भैया डिप्लॉइड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाँ
तो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर जो होता है आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही पेयर मौजूद है, यानी उसका दूसरा पेयर नहीं है, कुछ इस टाइप की कंडीशन नहीं है, तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे हैप्लॉइड कंडीशन। आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे हैप्लॉइड कंडीशन। ये सिर्फ एक ही जगह होता है, कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में, ये गैमेट्स के अंदर होती है कंडीशन। अब अगर मैं पूछूं कितने क्रोमोसोम मौजूद हैं, तो अब तो पेयर तो बचे ही नहीं, अब तो जो होता है पेयर तो कहोगे ही नहीं, अब तो इसके आधे हो गए, यानी 46 के आधे हो गए, यानी कि अब 23 क्रोमोसोम्स किसी भी एक सेल के अंदर मौजूद हैं। सर जी समझ आ जाना चाहिए एकदम जबरदस्त तरीके से। हाँ सर, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया है। तो यही बताया गया है कि अगर जो होता है क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम, यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन। नॉर्मल जो पर्सन होता है वो डिप्लॉइड होता है। अब जो होता है, आप कैसे फिर हैप्लॉइड हुए भैया? अगर जो होता है हमारे जो होता है गैमीट्स में आधे क्रोमोसोम होते हैं, तो हम कैसे डिप्लॉइड हो गए? होता क्या है, नेचर ने बहुत अच्छा कर रखा है। नेचर आधे क्रोमोसोम आपके जो होता है एक पेरेंट से लेता है और आधे क्रोमोसोम आपके दूसरे पेरेंट से लेता है, फिर उनको रिकंबाइन कर देता है, फिर उनको रिकंबाइन करके फिर से डिप्लॉइड कंडीशन बनी रहती है। अब भैया ये क्रोमोसोम आधे होते ही क्यों है? ये इस तरीके की कंडीशन क्यों आती है? ये इस तरीके की कंडीशन क्यों आती है? ऐसी कंडीशन आती ही क्यों है? ऐसी कंडीशन इसलिए आती है ताकि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहे। अगर ये कंडीशन नहीं आएगी तो होगा क्या? क्रोमोसोम नंबर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान का, यानी कि जो ह्यूमन सेल है, अबे कहाँ गया? हाँ, यानी कि जो ह्यूमन सेल है वो इसको झेल ही नहीं पाएगा, और ह्यूमन सेल जो होता है वो बस्ट आउट हो जाएगा, यानी धमाके से फट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नेचर ने ये इंतजाम कर रखा है, तो वही आपको इस पूरे पेज पे बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसको हम लोग हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, इसको हम लोग डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, जो नॉर्मल होती है। आधे जो होता है आपके स्पर्म क्रोमोसोम लाता है, आधे क्रोमोसोम आपके एग में होते हैं, तो फिर जो होता है एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब भैया ऑटोसोम्स क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, इसमें भी काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको भी खत्म करें। हाँ, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुमको ये समझने के लिए चाहिए है, नहीं तो फिर इसको हम समाप्त कर रहे हैं, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, और ये नोट्स आपको प्रीमियर के बाद इन दी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, इनको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो अब भैया ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? भैया देखो, आपकी बॉडी में कई सारी चीजें हैं। फॉर मान लो मेरे पास में ये एक रामलाल की बॉडी है। हाँ सर जी, रामलाल ओपी इन दी कमेंट्स। ठीक है, ये रामलाल की बॉडी है। इसकी जो होता है आंखें भी हैं। हाँ सर, आंखें भी हैं। इसका एक जो होता है बढ़िया समूह भी है, इसके हाथ भी हैं, इसके जो होता है पैर भी हैं। हाँ सर, पैर भी हैं। तो जो होता है, होता क्या है, अब हर चीज के लिए एक क्रोमोसोम मौजूद है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर 44 जो होता है ऑटोसोम्स होते हैं। 44 हमारे बॉडी के अंदर ऑटोसोम होते हैं और 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि ये जो होता है आपके मेनली सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी अगर सेम आ गया, अगर होमोजाइगस बन गया, तो यानी रामलाल फिर जो होता है लड़की बन जाएगा, यानी कि गर्ल चाइल्ड होगा फिर वो। ठीक है, अगर जो होता है अनकॉमन जीन आए, यानी एक्स और यहाँ पे वाई आ गया, तो जो होता है 100% है कि रामलाल जो होता है वो रामलाल ही रहेगा, यानी लड़का ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ऑटोसोम्स का क्या काम होता है? ये अदर कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, यानी इसकी आंख कैसी होगी, इसके हाथ कैसे होंगे, इसकी जो होता है पैर कैसे होंगे, इसकी जो होता है बालों का कलर क्या होगा। फिलहाल रामलाल हमारा अभी गंजा है, लेकिन कोई बात नहीं, खेती उगा लेगा। ठीक है, तो इसके बालों का कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें ऑटोसोम्स डिटरमाइन करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम मेनली आपका सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके, तो यानी कि जो होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द स्पर्म गिव्स 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि +1 सेक्स क्रोमोसोम आता है आपके स्पर्म में से, और जो होता है एक सेक्स क्रोमोसोम आता है आपके एग में से। यानी कि अगर जो लोग कहते हैं कि जो होता है अगर लड़का हुआ लड़की हुई, ये बाप पे, अम्मा पे डिपेंड करता है, आपकी मदर पे डिपेंड करता है, तो गलत है। दोनों पे डिपेंड करता है, बराबर डिपेंड करता है।
ठीक है, चलो ये चीज हो गई आपकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड, आपको समझ में आ गया कि यानी कि अगर ये वाली कंडीशन है, भैया रामलाल हिंदी कमेंट्स बताओ, ये वाली कंडीशन है तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन सर जी? अगर क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिख रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है? अरे सर अभी बताई थी, जो डिप्लॉइड कंडीशन है। और हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा, क्रोमोसोम खाली तुमको ऐसा दिखेगा, एक सिंगल क्रोमेटिड दिखेगा, एक सिंगल क्रोमेटिड। भैया ये क्रोमेटिड क्या है? अबे ज्यादा दिमाग मत लगा, तो इसको जीन समझ ले, ठीक है, अगली साल समझ लियो क्रोमेटिड क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये वो बात है कि आपके नॉर्मली सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। ओ हो सर जी, एलील का कॉन्सेप्ट आता हुआ आपके सामने। एलील क्या है, एक मिनट देख लेते हैं जरा, वीडियो बढ़िया चल रही है? हाँ सर एकदम बढ़िया चल रही है। चलो एलील का कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने। एलील में भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, भैया ये एलील क्या है? एलील भी मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगा। एलील जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है एक जीन लोकाई की। अब भैया ये जीन लोकाई क्या है? जीन लोकाई क्या है? ये लोगाई मत समझ लेना, कुछ हमारे जो होता है मान आइंस्टीन वाले प्राणी होंगे जो इसको लोगाई समझ लेंगे, बहुत मारूंगा, पटक के मारूंगा, बम की तरह फट जाओगे। तो ये लोकाई है। ये लोकाई क्या है? मान लो मेरे पास में ये दो जीन है, ये मेरे पास में पहला जीन है, ये मेरे पास में दूसरा जीन है। ये जीन पे एक पार्ट में एक जो होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप का डीएनए मौजूद है, ठीक है। ये मान लो मैं, अरे यार जीन छोड़ो, मान लो मेरे पास में ये क्रोमोसोम है, ये मेरे मान लो मेरे पास में ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेरे पास में ये क्या है, क्रोमोसोम है, ऐसे वाले ये मेरे पास में क्रोमोसोम है। तो इनके एक पार्ट पे मान लो मैंने कहा टॉलनेस का जीन मौजूद है, यहाँ पे ये टॉलनेस का जीन मौजूद है, ये क्या है, टॉल का जीन मौजूद है, ओके, ये जीन मौजूद है। और ये क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन के हैं, यानी देख लो बीच में से जुड़े हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पे ही सेम मतलब सेम ही जो होता है परपेंडिकुलर दूसरे जीन पे जो होता है दूसरा वही सेम जीन मौजूद है, यानी ये भी टॉलनेस का जीन मौजूद है। हाँ सर कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ परेशानी बिल्कुल नहीं है, पर असल में है क्या, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इनके एक ये जो एक मतलब पूरा एरिया है, एक सेम साइट दोनों जीन की, ये कहलाती है जीन लोकाई, यानी इसको हम लोग कहते हैं वन जीन लोकाई। ऐसी ही कई जीन लोकाई मौजूद होती हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, ऐसे कई जीन लोकाई मौजूद होती हैं। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, जीन लोकाई, लोगाई नहीं है लोकाई है, ठीक है। फिर से लोगाई नहीं लोकाई है, ओके। तो ये है एक जीन लोकाई। अब इस पे दो टाइप के क्रोमोसोम मौजूद हैं, इसमें दो टाइप के क्रोमोसोम मौजूद हैं, ठीक है। कैसे दो टाइप के सर जी क्रोमोसोम मौजूद हैं? यानी कि इसमें ये आपने तो अभी कहा इसमें ये टॉलनेस का जीन मौजूद है, हाँ सर, लेकिन अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ये कैपिटल टी है। अरे सर मतलब अगर ये किसी प्लांट में गया तो उसको टॉल बना देगा, और ये क्या है, ये सर जी स्मॉल टी है, यानी अगर ये किसी प्लांट में गया तो उसको डॉर्फ बना देगा, उसको क्या कर देगा, उसको डॉर्फ बना देगा। तो यानी कि अगर ये एक जीन लोकाई पे दो जीन मौजूद हैं पर ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि मान लो ये भी एक जीन है, हाँ सर ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, लेकिन जो होता है ये अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हैं तो स्पेसिफिक टाइप के, यानी ये कोड तो टॉलनेस के लिए करेंगे कि हाँ प्लांट टॉल होगा या प्लांट कैसा होगा, टॉल के ही हैं ये जीन, लेकिन दो अलग अलग फॉर्म है। यानी कि एक जो होता है अगर किसी प्लांट के अंदर गया, अगर ये वाला जीन किसी प्लांट के अंदर गया तो उसको क्या करेगा, उसको टॉल बना देगा, अगर ये वाला जीन किसी प्लांट के अंदर गया उसको डॉर्फ बना देगा। तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर, यानी कि एलील्स आर दी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ वन जीन लोकाई। यानी कि अगर ये जीन है इस पे दो अलग अलग टाइप की कैरेक्टर की एलील मौजूद है, यानी कि एक अगर किसी प्लांट में जाएगी तो उसको टॉल बना देगी, अगर एक किसी प्लांट में जाएगी तो उसको डॉर्फ बना देगी, इसको हम लोग कहेंगे एलील। अगर एक जीन लोकाई पे यानी क्रोमोसोम पे एक प्लेस है, एक ही प्लेस पे दोनों क्रोमोसोम पे एक ही प्लेस पे दो अलग अलग टाइप के जीन मौजूद है, लेकिन वो काम एक ही करते हैं, काम एक ही चीज के लिए करते हैं, यानी मान लो टॉलनेस के लिए करते हैं, पर उनमें से अगर एक किसी प्लांट में जाएगा तो उसको टॉल बना देगा, अगर एक किसी प्लांट में गया तो उसको डॉर्फ बना देगा। इसको हम लोग कहेंगे सो दे
आर कॉल्ड एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर। बिल्कुल हाई लेवल, बिल्कुल तुमको चमक जाना चाहिए। अगर तुम ये एग्जाम में लिख के आते हो एग्जामिनर पागल हो जाएगा भाई साहब। ऐसे ही लिख के आना बिल्कुल फ्लो चार्ट की भाषा में, ठीक है। एलील्स आर दी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ वन जीन लोकाई, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के लिए ये लोग कोड करते हैं। कोड का मतलब प्रोटीन फॉर्म करते हैं। प्रोटीन मतलब, अरे मुन्ना, ये प्रोटीन का मतलब होता है कि अगर जो होता है, अगर ये किसी प्लांट में गया तो कुछ ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिससे वो प्लांट टॉल हो जाएगा। अगर ये वाला स्मॉल टी वाला किसी प्लांट में गया तो कुछ ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिससे वो प्लांट छोटा हो जाएगा। एलील हो गई तुम्हारी खत्म। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मैं समझा चुका हूं। अब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को समझने की बात है। यानी अब जो होता है आपका मेन चीज आएगी वो है लॉस मेंडल के, ठीक है। उनको भी पढ़ाई मजा स्टाइल में खत्म करेंगे। तो मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट सबको पता है, उसने मोनोहाइब्रिड जो होता है वो लिया। मोनोहाइब्रिड प्लांट लिए, उनमें से जो होता है उन्होंने क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड प्लांट को उसने क्रॉस कराया और उसको जो पहली F1 जनरेशन मिली वो हेट्रोजाइगस मिली। यानी कि उसमें जो होता है अलग अलग टाइप के मौजूद थे। यानी कि अगर एक कैपिटल G है तो दूसरा स्मॉल t है, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t, तो ये ऑल टॉल हेट्रोजाइगस थे। अब उसने उसी को सेल पॉलिनेट करा दिया। फिर उसमें जो होता है उसको होमोजाइगस टॉल भी मिल गया और उसको जो होता है होमोजाइगस डॉर्फ भी मिल गया, ठीक है सर। तो अब इसको समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया। भैया ये डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? यानी कि मान लो राउंड येलो, ये दो कैरेक्टर है। अब अच्छा, डाईहाइब्रिड में भी वही चीज होती है क्या भैया? ये अगर जीन है तो भैया ये मोनोहाइब्रिड का जीन है। अगर मैं इसको डाईहाइब्रिड का बनाना चाहूँ तो मैं इस पे यहाँ पे एक और कैरेक्टर जोड़ दूंगा, एक और कैरेक्टर, ये यानी कि कैपिटल R, और यहाँ पे मैं जोड़ दूं स्मॉल r, तो ये हो गया डाईहाइब्रिड का जीन। हाँ सर, लेकिन अब इसको कंफ्यूजन ना हो जाए तुमको, इसलिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने तुमको समझा दिया। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो, तो ये होता है डाईहाइब्रिड और ये होता है मोनोहाइब्रिड। तो अब उसने करा क्या? उसने डाईहाइब्रिड का क्रॉस कराया। उसने कैरेक्टर लिया राउंड येलो सीड और व्रिंकल्ड ग्रीन सीड। व्रिंकल्ड यानी कि कुछ ऐसी ओबड़ खाबड़ सीड, और राउंड येलो यानी कि एकदम परफेक्ट ऐसी सीड, ठीक है। व्रिंकल्ड यानी कि सूखी हुई सीड, ठीक है। व्रिंकल्ड और हरी सीड, ओके। उसने ये दो कैरेक्टर्स लिए। अरे देखे नहीं हो, मटर अगर आती है उसको नहीं पानी में रखा जाए तो वो सूख सी जाती है, तो वो है आपकी चीज, ठीक। चलो, तो उसने जब ये दोनों कैरेक्टर्स लिए तो मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने देखा यार कि F2 जनरेशन में जो हिडन ट्रेट थी, हिडन ट्रेट कौन सी? ग्रीन व्रिंकल्ड, ये जो होता है वापस से आ गई, ये वापस में आ गई। लेकिन F1 जनरेशन में ये जो होता है हिडन रही थी, लेकिन इसने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया। क्या मतलब है सर जी? यहाँ पे हमारे मेंडल बाबा का यहाँ पे क्या मतलब है? मेंडल बाबा का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर मैं इसको क्रॉस कराऊं तो जो हमें F1 जनरेशन मिल रही है इसमें हमें ये वाली, यानी हमें ऐसी टाइप की सीड नहीं मिल रही है, ऐसी टाइप की सीड नहीं मिल रही है, यानी रिंकल्ड ग्रीन हमें नहीं मिल रही है। तो क्या पता कि ये रिंकल्ड ग्रीन खत्म ही हो गई हो? नहीं, मेंडल ने नहीं कहा ऐसा। मेंडल ने कहा ये रिंकल्ड ग्रीन अपने आप को छुपा गई, अपने आप को छुपा गई, और फिर से किसमें? F2 जनरेशन में रीअपियर हो गई, वापस से आपको दिख गई, ठीक है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। अभी चिंता मत करो, आगे सब समझ जाएंगे, ठीक है। मेंडल ने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया, जैसे कि कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड इन अ पी प्लांट, ओके। कलर एंड शेप ऑफ द सीड वर द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक और लॉ आ गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ आया। चलो, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व करा? मेंडल ने ऑब्जर्व करा, मैं अभी समझा रहा हूं, मैं अभी दोनों लॉ को समझा रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से। मेंडल बाबा ने क्या ऑब्जर्व करा? मेंडल ने ऑब्जर्व करा कि भैया जो F1 जनरेशन है वो रिजेंबल करता है आइदर ऑफ द पेरेंट। मतलब भैया आइदर ऑफ द पेरेंट का क्या मतलब है? यानी कि जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, वो किसी एक पेरेंट से मिलता जुलता होगा, यानी वो दोनों को नहीं शो करेगा। यानी कि मान लो अगर तुम्हारे पेरेंट में एक पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट डॉर्फ है, एक पेरेंट लंबा है, एक पेरेंट छोटा है, तो तुम्हारी जो फर्स्ट जनरेशन है, यानी तुम्हारी अगर पहली जनरेशन आई तो वो किसी एक को ही रिजेंबल करेगी। मान लो तुम्हारी पहली जनरेशन में 2 बच्चे हुए,
वो दोनों किसी एक को ही रिजेंबल करेंगे, यानी या तो वो लंबे होंगे या तो वो छोटे होंगे। तो ये मेंडल का कहना था। ठीक है, अब अगर तुम्हारे जैसे तुम्हारी मम्मी छोटी है, यानी कि तुम्हारी मम्मी की हाइट कम है, तो तुम्हारी जो मम्मी की हाइट वाला जीन है वो F2 जनरेशन में रिजेंबल होगा, F2 जनरेशन में वो रीअपियर करेगा। यानी अगर तुम्हारे भी कोई बच्चे होंगे, ठीक है, अगर मान लो आपकी मम्मी छोटी है, आपकी मम्मी की हाइट कम है, आपके पापा की हाइट लंबी है, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपके जो बच्चे होंगे उनमें से कोई एक की हाइट कम होगी, यानी कि आपकी मम्मी का ट्रेट जाके आपके बच्चों में फिर से रीअपियर करेगा। ये मेंडल का दूसरी ऑब्जर्वेशन थी, ये मेंडल की दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। हिडन trait in the F1 generation reappear unchanged in the F2 generation, यानी कि वो अपने आप को खराब नहीं होने देता है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, यहां से निकल के आया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। मैं बता चुका हूं अभी डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है, रिसेसिव ट्रेट क्या होती है, समझो ध्यान से। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होती है, मान लो मेरे पास में एक ये क्रोमोसोम है, मान लो मेरे पास में ये एक क्रोमोसोम है, ये दो जीन है, ठीक है, क्रोमोसोम पे ये दो जीन है जिनका नाम है कैपिटल टी और जिनका नाम है स्मॉल टी। तो अब होगा क्या भैया, कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा जीन डोमिनेंट है और कौन सा जीन इसमें से रिसेसिव है? कैसे ये डिसाइड ही आखिरकार कैसे होता है कि कौन सी चीज डोमिनेंट है, कौन सी चीज रिसेसिव है? तो भैया अगर इनमें से कोई, ये दो एलील हैं, एलील तुमको समझ में आ गया, एक ही कैरेक्टर की हैं लेकिन दो अलग अलग फॉर्म है, समझ आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये अगर मान लो इसमें से, अगर मान लो ये जो स्मॉल टी वाली एलील है, अगर ये एक्सप्रेस करती है, भैया ये एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करने का मतलब होता है रामलाल की अगर ये प्रोटीन फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन फॉर्मेशन से भैया क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन से होता है अबे कि प्लांट जो होता है वो छोटा ही रह जाएगा, ठीक है, प्लांट जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, प्लांट जो होता है वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। हाँ सर ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन अगर होगी तो प्लांट जो होता है वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा, प्लांट लंबा नहीं होने वाला। हाँ, तो अगर ये जो होता है कि स्मॉल टी वाली जो जीन है, अगर ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती है, यानी ये अपनी प्रोटीन बना देती है, तो ये फिर कहलाएगी डोमिनेंट, ये फिर कहलाएगी डोमिनेंट। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये डोमिनेंट की आपकी कंडीशन कब आती है? जब प्लांट प्योर हो, जब यहाँ पे भी ये कैपिटल टी ना होके ये स्मॉल टी होती, तो यहाँ पे ये एलील फिर अपने आप को एक्सप्रेस करती। लेकिन इनके जो होता है पापा जी उधर बैठे हुए हैं, क्या सर जी कौन से पापा जी बैठे हुए हैं? यानी अगर ये है यानी कि अगर इनकी डोमिनेंट एलील मौजूद है, इनकी जो होता है ये वाली कैपिटल टी मौजूद है, तो ये क्या करेगी? सबसे पहले अपना ही प्रोटीन बना देगी और इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगी। अगर इसका प्रोटीन बन गया तो यानी कि प्लांट जो होता है वो खूब लंबा चौड़ा बनेगा, खूब जो होता है लंबा होगा इसके प्रोटीन की वजह से। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कोई एक दो एलील में से अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और दूसरी अपने आप को छुपा के रखेगी। वही चीज मैंने तुमको बताई कि जो होता है ये अपने आप को छुपा जाएगी और ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी। समझ आ गया? हाँ सब बिल्कुल समझ में आ गया। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? फिर से यही डायग्राम आपके सामने आता हूं, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फ्लो डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। मान लो आपके पापा के पास में ऐसी ट्रेट है, आपके पापा बहुत लंबे हैं, ठीक है, उनके पास में दोनों टॉलनेस की ट्रेट है, टी, वो प्योर है एकदम, ठीक है। अब आपकी जो मम्मी है वो जो होता है उनके पास में वो भी टॉल है, लेकिन उनके पास में एक अनप्योर है, यानी कि हेट्रोजाइगस उसके पास में ट्रेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब होगा क्या? सुनो ध्यान से, क्या ये ट्रेट अगर ये छुपी हुई है तो ये अपने आप को खत्म कर देगी? ना मुन्ना, ना रामलाल, ना सकाराम, ये अपने आप को खत्म नहीं होने देगी। ये अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अपने आप की डिस्क्रीट यूनिट बिना खत्म हुए ये अपने आप को रखेगी, अपने आप को खत्म नहीं होने देगी। अब क्या होगा? जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, जब गैमीट बनेंगे, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये दो जोनों हैं,
ये जो दोनों एलील्स हैं ये टूटेंगी, ये इस तरीके से टूटेंगी, ऐसे ऐसे ये गैमीट कुछ इस तरीके के बनेंगी, एक में कैपिटल टी आएगी, एक में स्मॉल टी आएगी। तो अगर ये स्मॉल टी आपके अंदर ट्रांसफर होती है और यहाँ से तो ये प्योर है तो यहाँ से तो कोई भी एक आ सकता है, ये गैमीट फॉर्मेशन में टूटेंगी, ये गैमीट फॉर्मेशन में टूटेंगी तो यहाँ से अगर आया तो आपका भी फिनोटाइप जो होता है वो हाइब्रिड हो जाएगा। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि अगर कोई रिसेसिव अलील है, यानी कि अगर कोई भी अलील है, कोई भी अगर कैरेक्टर की अलील है, वो अपने आप को ख़त्म नहीं होने देती है, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना के रखती है, अपने आप को ख़त्म नहीं होने देती, अपने आप को बर्बाद नहीं होने देती है, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना के रखती है और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब सेग्रीगेट करती है। अब भैया आप कहोगे यही क्यों आई, ये स्मॉल टी वाली ही हमारे अंदर क्यों ट्रांसफर हुई, ये कैपिटल टी वाली ही क्यों ट्रांसफर नहीं हो गई? तो ये चीज हमारा अगला लॉ एक्सप्लेन करता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है? ये कहता है सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ अलील इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ अनदर अलील। क्या मतलब है इसका? इस प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए आपको एटलीस्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस चाहिए, ठीक है, तो ही ये प्रिंसिपल फॉलो होगा, ठीक है। चलो, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है मान लो आपके पास में ये कुछ सीड है, यानी कि ये कौन सी सीड है? ये है आपकी राउंड येलो सीड है और ये भी आपकी राउंड येलो सीड है। अब अगर इनकी मैं गैमीट बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कि मैं कहता हूँ कि ये दोनों भी तो ये दोनों अलग होंगी। अलग कैसे होंगे सर जी? ये वाली अलग होगी, ये टी टी अलग हो जाएगी, ये आर आर अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये भी अलग होंगी, ये टी टी अलग होंगी, ये आर आर अलग होगा, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी एक पेयर ऑफ एलील का सेपरेशन, यानी कि इनके गैमीट भैया कैसे बनेंगे? इनके गैमीट कुछ ऐसे बनेंगे, देख लो। पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो होता है सफाई अभियान चलाते हैं। इनके गैमीट भैया कैसे बनेंगे? इनके गैमीट बनेंगे, इनके गैमीट में ऐसे होंगी, ऐसे, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हुई, ये अलग हुई, ये अलग हुई, ये अलग हुई। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये दोनों पेयर सेपरेट कर रहे हैं, ये अलील अगर ये कैपिटल टी की अलील सेपरेट कर रही है तो इसमें से कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कोई सी भी एक आ सकती है। ये इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के सेपरेशन से। यानी कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे सेपरेट होगी? ये कैपिटल टी के सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों का सेपरेशन अपने अपने हिसाब से होगा, ये दोनों का सेपरेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यानी कि सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ अलील इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ अनदर अलील। यानी कि यहां से जो होता है कैपिटल टी स्मॉल आर भी आ सकता है, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर आ सकता है, तो आपका फिनोटाइप आपको ऐसे मिल जाएगा। हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से, हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट कुछ नहीं है, जीन्स जो होता है आपकी एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। यानी ये आपका जीन है, ये देखो डिप्लॉयड कंडीशन का जीन है। हाँ सर, ये तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी एक्सप्रेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। लास्ट टॉपिक आपके सामने आता हुआ जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास में सेम सेक्स होंगे, यानी कि अगर ऐसे वाले अगर जीन आ गए, XX आ गया, तो आपकी जो होता है फीमेल चाइल्ड बनेगा। अगर जो होता है अनप्योर यानी कि हेट्रोजाइगस अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो जो होता है आपका चाइल्ड मेल चाइल्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम वही दिखा रखा है। तो जनाब ये है आपका ओवरऑल वन शॉट। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा। यार हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई, और आपके अपने भैया का चैनल है तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नए आ रहे हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे और वन शॉट्स आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। और भैया जो तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कराया 98% मार्क्स लाने का, उस प्रॉमिस को साथ में मिलकर पूरा करते हैं और जो होता है उनको प्राउड फील कराते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।